आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है चॉकलेट से संबंधित, जिसको चॉकलेट लिख दिया है यहाँ पर, आपको अर्धचांद हो जाएगा। ये क्या है? ये अर्धचांद है। तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई? तो ज़रा इसको भी हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर है कि उसमें निकेल का अंश अधिक होता है। कहने का मतलब चॉकलेट जो होता है उसमें, ये लोहा नहीं भाई, ये निकेल अलग चीज़ है, लोहा के ग्रुप में ही आता है आपको, ठीक है ना। जैसे साग होता है ना, तो साग में आपको विभिन्न तरह का साग होता है ना, सब्जी में विभिन्न तरह का सब्जी होता है ना, वही बात है कि निकेल लोहा के ग्रुप में ही आता है। तो चॉकलेट कहता है कि स्वास्थ्य के लिए क्या है? चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों है हानिकारक? क्योंकि उसमें आपको निकेल की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए, इसको याद रखना बड़े ही आसान है। तो इसको याद रखना बड़ा ही आसान है, बता देते हैं। एक बात बताइए, बच्चे को यदि चॉकलेट खाने के लिए दिए और बच्चे को खाना खाने के लिए बोले आप, बच्चा किसको ज़्यादा अच्छा, मतलब चॉकलेट किसको ज़्यादा खाता है? चॉकलेट को। तो ऐसा क्यों खाता है? क्योंकि उसको नीक लगता है ना। बिल्कुल सही बोले आप। तो नीक लगता है, ऐसा सोच लीजिए कि यह ट्रिक्स हो गया। ये हिंदी लैंग्वेज नहीं है, ये हिंदी में होता है कि अच्छा लगता है, लेकिन ट्रिक पर याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि उसको नीक लगता है, इसीलिए हम लोग चॉकलेट को ज़्यादा खाएंगे। और जब ज़्यादा खाएंगे तो उसमें क्या पाया जाएगा? निकेल पाया जाएगा। उसमें निकेल पाया जाएगा, और निकेल पाए जाने के कारण से वह आपको जो है सो, इससे शरीर में विभिन्न तरह की बीमारी पकड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है सो आपको चॉकलेट हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। तो बताइए कि चॉकलेट में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो निकेल पाया जाता है, ठीक है। निकेल का अंश पाया जाता है। तो आप अंश मतलब भाग होता है, ठीक है, और वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो चॉकलेट यदि आपके अगल बगल में आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन खाते हो तो उनको आप इस तरह का सजेस्ट कीजिएगा, है ना, कि चॉकलेट नहीं खाने के लिए। आइए अगला प्रश्न है अल्कोहल से रिलेटेड। तो सबसे पहले मुझे बता देंगे आप लोग कि अल्कोहल का हिंदी क्या होता है? शराब होता है। तो अल्कोहल की अधिक मात्रा सेवन करने से, यदि आप अल्कोहल अधिक लीजिएगा, यानी कि शराब जब आप ज़्यादा पीजिएगा, तो इससे होने वाले जो रोग हैं, अधिक मात्रा में सेवन करने से सामान्यतः व्यक्ति मर जाते हैं। तो वो किसके कारण मर जाते हैं? क्योंकि सिरोसिस के कारण मर जाते हैं। अब ऐसा सोच लीजिए आप कि अल्कोहल का मात्रा जब आप ज़्यादा लेंगे, अल्कोहल मतलब शराब का मात्रा जब ज़्यादा लेंगे, तो इससे आपका क्या होगा कि आपके सिर में ना, मतलब, और वैसे भी शराब पीने का आपका मस्तिष्क से ना फेल होता है, तभी तो आप किसी को गाली देने लगते हैं, किसी को कुछ बोलने लगते हैं, क्या? तो ये किसकी गड़बड़ी है? सिर की गड़बड़ी है ना। या अगर वो भी नहीं याद रखे, देखिए, तो 100 से शराब हुआ, और शराब पी के आपका शरीर सड़ जाएगा, बस इतना याद रखिए। शराब पी के आपका शरीर सड़ जाएगा, यानी कि शराब अधिक पीने वाले व्यक्तियों की मृत्यु होती है किसके कारण से? सिरोसिस के कारण से। क्वेश्चन नहीं भूलिएगा। चलिए, शराब पीने वाले व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है किसके कारण से? सिरोसिस के कारण। अच्छा, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? अधिक मात्रा में निकेल की मात्रा पाई जाती है, यानी कि निकेल का अंश पाया था। अंश मतलब मात्रा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पेंसिल। और पेंसिल बोलने से एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि पेंसिल का जो आपको नोकी जिसको बोलते हैं, मतलब जिससे आप लिखते हैं, वो क्या चीज़ का बना होता है? तो अगर आपसे पूछ दे कि ग्रेफाइट क्या है, एक अयस्क है। तो ग्रेफाइट अयस्क किसका अयस्क है? हीरा, कार्बन का अयस्क है, अपरूप है, अयस्क नहीं, अपरूप है। ये ग्रेफाइट क्या है? एक अपरूप है। और किसका अपरूप है? कार्बन का। पेंसिल का सिक्का जो बना होता है, देखिए, पेंसिल का सिक्का जो बना होता है वो किसका बना होता है? देखिए, यहाँ सिक्का है, आपको थोड़ा कुछ आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन बस ये सोच लीजिए कि पेंसिल का सिक्का कहता है ना, तो पेंसिल का ये कलम वाला नोक समझ लीजिए, ठीक है। तो बस इसी समझ करके आप याद रख लीजिए कि पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, कुचालक है? सुचालक है, क्योंकि आप जिसमें मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, जिसको सॉकेट बोला जाता है, उस सॉकेट में यदि पेंसिल को इसे डाल दीजिए, मतलब घुसा दीजिए, और ऐसे पीछे से हाथ रखिए, आपको उसमें क्या लगेगा? करंट लगेगा। करंट क्यों लगेगा? क्योंकि विद्युत उसमें से चल के आ गया यहाँ तक ना, यानी कि वह चालक है, सुचालक है। कौन चालक है? सुचालक, मतलब जिससे करंट पास कर जाए वो सुचालक होगा, जिससे करंट पास नहीं करे। सूखी हुई लकड़ी से करंट पास कर जाएगी, इसका मतलब वह लकड़ी विद्युत का क्या है? सुचालक ही कुचालक। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है?
तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या है भाई? सुचालक है। तो अगर आपसे पूछते कि ग्रेफाइट से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं जा सकता? जी, जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। अब ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पर। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब समझते हैं क्या होता है? बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे कि ऑटोमोबाइल का मतलब हुआ कि गाड़ी, मोटर गाड़ी जितना भी होता है ना, उस सबसे संबंधित जो आपको अध्ययन समझिए या फिर उससे संबंधित जो भी चर्चा परिचर्चा रहता है आपको, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी होता है, जिसमें आपको मोटर वाहन जितना भी है, मोटर वाहन मतलब मोटरसाइकिल में जितना भी है इंजन, इस सब का आपको अध्ययन किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में, आप एक बात बताइए, जनरेटर वगैरह या फिर आप जो है सो दमकल चलते हुए देखे होंगे आप लोग, उसमें पानी का रिटर्निंग देखे होइएगा कि एक पानी छोटा सा आता रहता है, एक बड़ा सा पाइप में जाता रहता है। आप जनरेटर में भी देखते होइएगा, पहले तो आपको ड्राम सेट करना पड़ता था, लेकिन अब आगे आपको ये वाला उसको बहुत अच्छा तो नाम है। तो आइए अभी हम चल रहे थे कि उसको क्या बुलाया जाता है, ठीक है। तो जनरेटर के आगे में जो रहता है आपको पानी जो डालता रहता है उसमें नॉर्मल पानी, उसको रेडी वाटर बुलाया जाता है। क्या बुलाता है? रेडी वाटर बुलाता है। और यहाँ जो आपका प्रश्न है जरा इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझेंगे। ऑटोमोबाइल से लोग समझ सकते हैं मोबाइल, जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये मोबाइल की चर्चा नहीं है। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कि मोटर वाहन जितना भी है उससे रिलेटेड जो उसमें अध्ययन किया जाता है उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी एक कोर्स होता है जिसमें आपको मोटर वाहन जितना भी है, 2 पहिया 4 पहिया 3 पहिया, उस सब आपको जो है सो गाड़ी का इंजन बनाने वाला काम किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो अब ऑटोमोबाइल में मोबाइल तो नहीं ना मार दीजिएगा आप लोग। चलिए, रास्ते पेरे में देखिएगा जो मोटर गैरेज होता है, उस गैरेज पे लिखा होगा फलाना ऑटोमोबाइल, बात समझे कि नहीं, राजा ऑटोमोबाइल या कुछ भी ऐसे करके। तो आप याद समझ जाइएगा वहाँ पर कि ये ऑटोमोबाइल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको वाहन सबका ठीक ठाक किया जा रहा होगा, किया जाता होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज, फ्रीज मतलब, फ्रीज मतलब हो गया किसी चीज़ को जो ठंडा हम लोग करते हैं उसके एंटी में, ठीक है। तो एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो इथाइलिन ग्लाइकोल का। किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा। अब ज़्यादा बात अगर मेरा बात नहीं समझे तो बस इतना ही याद रख लीजिए कि ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोन का। ग्लाइकोल का यूज कहाँ पर किया जाता है? ऑटोमोबाइल। देखिए आप बोलेगा कि ऑटोमोबाइल के इंजन को, इंजन के एंटी फ्रीज में, किसमें? ऑटोमोबाइल के इंजन के एंटी फ्रीज के रूप में। क्या बोले? ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल का। किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है तनु अम्ल में, क्या लिखा हुआ है? तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। मतलब तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित कौन करता है? तो आपको लोहा करता है। कौन करता है? लोहा। तो इस प्रश्न को आपको रटना पड़ेगा, ये आपको समझने वाला नहीं है, इसको रट लीजिए। तनु अम्ल में हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करता है? लोहा। बोलिए प्रश्न के साथ आप लोग चार प्रश्न बना के बोलिए। तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित कौन करता है, या ऐसे बोलिए कि तनु अम्ल में हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करता है? लोहा। अब प्रश्न बना के बोलिए आप लोग क्या पास। तो अब ये बताएंगे आप लोग कि लोहा का संकेत क्या होता है। सही बात है। अब बताएंगे आप लोग कि लोहा का संकेत जो Fe होता है तो इसका लैटिन नाम क्या होता है? देखिए Fe से है फेरस। क्या है? फेरस। ठीक है, Fe से क्या है? फेरस है। अगला प्रश्न है कि सोडियम को संचित किया जाता है। संचित करने का मतलब जमा करना। संचित करना मतलब जमा करना या उसको कहीं पर रखना।
तो सोडियम को कहाँ पर रखा आता है? किरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में। किरोसिन तेल मतलब मिट्टी का तेल ही होता है। तो बताइए सोडियम को कहाँ रखा आता है? मिट्टी के तेल में। आप बताएंगे कि सोडियम का संकेत क्या होता है? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि जल का शुद्धिकरण, किसका शुद्धिकरण? जल जल का शुद्धिकरण जो किया आता है, किससे क्या आता है? क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो बताइए कि जल का शुद्धिकरण किससे क्या आता है? तो अगर आपसे पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बताइए। CaOCl2 क्या होगा? CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या चीज मिला हुआ होता है? तो CaO और Cl2। Ca से हो गया कैल्शियम और O से ऑक्साइड हो गया, आजकल Cl2 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिए कि ब्लीचिंग पाउडर का हिंदी क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। भाई हिंदी ब्लीचिंग पाउडर का हिंदी होता है विरंजक चूर्ण, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर में मतलब कि आपको जो है सो कीटाणु को मारने के लिए उसमें कौन सा केमिकल होता है? क्लोरीन होता है। अरे भाई साहब ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन के कारण से ही वो जीवाणु मर पाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जल को शुद्धिकरण करने के लिए पहले जो कुआं जो रहता था, तो कुआं का पानी लोग पीता था, ऐसा आप सुने हैं? पोखरा का पानी पीता था, ऐसा सुने हैं आप? तो पहले कुआं में आपको टाइम टाइम पर क्लोरीन यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव की जाती थी, और जिससे उस पानी का क्या होता था? शुद्धिकरण हो जाता था। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? तो एक बार बता दीजिए फटाफट से कि जल को शुद्धिकरण करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। तो बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2। ये आपको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया। और ब्लीचिंग पाउडर का हिंदी क्या होगा ये बताइए? विरंजक चूर्ण हो गया, ठीक है। दो बात सीखे। और जल को शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग? क्लोरीन का संकेत क्या हुआ? चलिए इतना तो आप लोग को याद हो गया। अगला प्रश्न है प्राकृतिक बहुलक यौगिक क्या है, जरा बोलिएगा। प्राकृतिक बहुलक यौगिक। प्राकृतिक बहुलक यौगिक। प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक यौगिक है, जरा ध्यान दीजिए, बोलिएगा जरा। प्राकृतिक बहुलक यौगिक। तो प्राकृतिक बहुलक यौगिक कहता है कि उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सेल्यूलोज का। किसका उदाहरण है? सेल्यूलोज का। प्राकृतिक बहुलक यौगिक है, क्या है? प्राकृतिक बहुलक यौगिक है। प्राकृतिक बहुलक यौगिक जो है वो किसका उदाहरण है? सेल्यूलोज का है। किसका उदाहरण है? सेल्यूलोज का। देखिए प्राकृतिक बहुलक यौगिक मतलब अगर आपको कभी भी, देखिए बहुलक से याद कर लीजिए, बहुलक बहु मतलब कन्या समझ लीजिए, पत्नी। और पत्नी को हम लोग है ना सेल जो लगेगा तो ले जाएंगे उसको साड़ी दिलवाने के लिए, कपड़ा दिलवाने के लिए, बहुत सारा आइटम सामान सब दिलवाने के लिए। तो उसी पर थोड़ा सा याद कर लीजिए आप लोग। तो पहले ये 3 वर्ड बताइए एक साथ। प्राकृतिक बहुलक यौगिक। तो ये प्राकृतिक बहुलक यौगिक किसका उदाहरण है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का उदाहरण है। तो क्या बोले वर्ड जरा बताइएगा। प्राकृतिक बहुलक यौगिक। बहुत अच्छा। प्राकृतिक बहुलक यौगिक किसका उदाहरण है? सेल्यूलोज का उदाहरण है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, और उससे पहले एक जरूरी बात, जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ साथ बोलने की प्रयास कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन याद नहीं होगा। तो ये मत कहिएगा कि वीडियो अच्छा नहीं था। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल बोलने से कुछ बात याद आ गया होगा आप लोगों को, बताइए। बिल्कुल, मोटर वाहन के इंजन का जो आपको ठीक ठाक किया जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग ऑटोमोबाइल कहेंगे। समझ में आ गया? ऑटोमोबाइल बैटरी में, तो ऑटोमोबाइल बैटरी का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब कि वाहन के बैटरी में। ऑटोमोबाइल बैटरी में मतलब वाहन के बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग क्या आता है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। इसका प्रयोग क्या आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पर सूत्र दे दिया हुआ है, किस अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो बताइए रसायन का राजा किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। बहुत अच्छा। अब चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? देखिए यहाँ पे कहता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है। देखिए इसमें पहले जो होता है उसका मान पहले होता है, और जो बाद में होता है उसका मान बाद में होता है। तो यहाँ अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब है कि यहाँ पर आपको 2 होना चाहिए था,
जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो कण का चर्चा है, उसी तरह से आंसर में आपको 1840 अनुपात कुछ होना चाहिए था। तो इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन से हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। जानकारी ये लेना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। बहुत अच्छा। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? अगर आपसे पूछ दे कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। भाई साहब, हमने कितना दिन बताया कि इलेक्ट्रॉन इलाका में चक्कर लगाता है, यानी कि वह नाभिक के चारों ओर घूमने का काम करता है। लेकिन नाभिक के बीच में अगर बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण रहता है। बात अभी भी समझ में आया कि फिर गलती कीजिएगा? समझ में आया कि नहीं? अगला प्रश्न क्या है उसको समझिए। अब आपका अगला प्रश्न है, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। कहता है कि स्टील जो है, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। बताइए क्या ये सही बात है? स्टील का जो बर्तन होता है, ठीक है, वो रबर से अधिक लचीला होता है? ये आप लोगों को लगता होगा कि नहीं है, लेकिन आप लोग उस तरह का सामान देखे नहीं ना है स्टील का। अगर लचीला नहीं होता है तो आपके पैर में जो स्टील लगता है तो आपका कैसे उठ बैठ करते हैं, सब काम करते हैं आप? बताइए। आपके बॉडी में आप ऐसा सुने होंगे कि वो एक्सीडेंट कर गया था और उसके पैर में क्या लगा हुआ है? ऐसा सुने हैं कि नहीं आप लोग? ये बताइए। तो ऐसा आप सुने हैं तो आप इससे समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि स्टील जो है रबर से अधिक लचीला होता है। स्टील जो है रबर से अधिक लचीला होता है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपका प्रश्न है, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है? क्योंकि यह एक धातु है। कल बताए थे कि धातु का अंग्रेजी क्या होता है, बताइए आप लोग? मेटल बताए थे। और अधातु का अंग्रेजी क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? धातु का अंग्रेजी क्या होता है? और अधातु का क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो बताइए, रबर लचीला ज्यादा होता है कि स्टील ज्यादा होता है? अब तो गलत नहीं कीजिएगा ना। आप गलती इसलिए कर रहे थे क्योंकि अपने घर में बर्तन यूज करते थे आप, और वो बर्तन तो दिखते थे बहुत टाइट होता था। लेकिन अब भाई, तो स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। और क्यों होता है? धातु है। धातु का अंग्रेजी क्या हो गया? मेटल। और अधातु का अंग्रेजी नॉन मेटल। चलिए अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। ये हम आपको मैंने बैक के क्लास में भी चर्चा किए थे कि दूध से हम लोग मल के मक्खन निकालते हैं। तो मल से इमल्सन। तो इसलिए देखिए, दूध किसका उदाहरण है? इमल्सा का उदाहरण है। और इमल्सन का यदि अंग्रेजी कहे तो पायस होता है। अब इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि देखिए, मधुबनी में सबसे फेमस होटल जो है पायस है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पायस में आपको वहाँ पर जो है सो दूध का विभिन्न तरह का आइटम बनता होगा। और वाकई में पायस का आप ये खाइएगा, रसमलाई, रसमाधुरी, तो बहुत ही अच्छा लगता रहता है। ठीक है, तो इसलिए याद कर लीजिए कि रसमलाई कैसे बना होगा? दूध को मल के बनाया होगा। तो इसलिए याद कर लीजिए कि इमल्सन का हिंदी क्या होता है? पायस होता है। इमल्सन का हिंदी क्या होता है? ठीक है, तो इमल्सन का हिंदी पायस होता है। और आपसे पूछ दे कि दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। अगर इमल्सन आंसर नहीं रहे तो पायस का। यहाँ तक समझिए प्रश्न आया कि नहीं? चलिए, तो दूध पायस का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ दे एक प्रश्न हम कि दूध जो हम लोग, ठीक है, तो दूध की शुद्धता को जो हम लोग मापते हैं वो किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। याद रखिएगा, दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। और आपसे यदि पूछ दे कि दूध से दही बनना कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, और अगर आपसे पूछ दे कि दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा, जो कि बार बार मुझे लगता है कि हर सेट में एक बार ये बेचारा आ ही जाता है, तो इसको अधिक महत्वपूर्ण लेके भी चलिए आप। कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी याद रखना बिल्कुल आसान है, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखिए, कास्टिक सोडा में सोडा लगा हुआ है ना, तो सोडा से सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रख लीजिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड याद है तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता कि नहीं होता है? हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पर OH हो। ठीक है, ह से हाइड्रा, O से ऑक्साइड, उल्टा के याद कर लीजिए, से हाइड्रा, O से ऑक्साइड। तो इसलिए याद कर लीजिए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। थोड़ा स्लो बोलिए, तोड़ के बोलिए, तो ज्यादा आपको अधिक समय तक रहेगा। तो बताइए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
रासायनिक नाम पूछ रहे हैं हम। नाम कहेगा तो नाम किसी का थोड़ी ना एनएच होगा, नाम उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसका सूत्र क्या है, NaOH है। अब आपका अगला प्रश्न है, आग को बुझाने के लिए क्या आपके अगल बगल में कभी आग लगा है किसी के घर में? बताइए, अगर नहीं लगा है तो बताइए, कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा, ऐसा नहीं तो नहीं लगा होगा। तो आग जब लगता है तो उसको कैसे बुझाए थे आप लोग? कंबल से ढक कर। उसको आप कैसे बुझाए थे? अगर घर में आग लग जाता है तो हम लोग तो कंबल से नहीं ढकेंगे, क्योंकि पानी से उसको बुझाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक से आग लग गया, मतलब बिजली से आग लग गया, तो हम लोग क्या चीज़ से ढकेंगे? कंबल से। बिजली से आग लग गया तो हम लोग बालू छिड़काव करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करके हम लोग बुझा सकते हैं। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति के बॉडी में लग गया है, किसी जीव के बॉडी में लग गया है या कोई छोटा सा वस्तु में लग गया है, तो आप उसको कंबल से ढक सकते हैं। और जब कंबल से आप ढकते हैं तो आग बुझ जाती है। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन नहीं जा पाता। क्योंकि कंबल से डालने के बाद ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है। तो भाई अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आखिर मिलता क्या है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो वो बुझ गया। इसलिए आग को बुझाने के लिए किस गैस का यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। और आग को जलने के लिए किस गैस का यूज ऑक्सीजन करेंगे? का। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताएंगे आप लोग। CO2 होता है। बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। बहुत अच्छा। चलिए, पानी की अस्थायी कठोरता आ गया। पानी की अस्थायी कठोरता जो दूर की जाती है वो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलाकर पानी की ये आपके लिए एक प्रश्न नया है। पीछे जो हम पढ़े थे कि पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो कारण पढ़े थे हम लोग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण से। लेकिन यहाँ कहता है कि अस्थायी कठोरता को दूर कैसे करेंगे? तो देखिए, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए अस्थायी कठोरता को दूर करेंगे। आप क्या चीज दूर करेंगे? अस्थायी क से कठोरता और क से कार्बोनेट, याद रखिएगा, है ना। तो इसलिए अस्थायी कठोरता को जो दूर करेंगे, किसकी अस्थायी कठोरता? सोडियम। पानी की अस्थायी कठोरता। पानी की अस्थायी कठोरता, ठीक है। पानी की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता किसकी अस्थायी कठोरता है? जल की अस्थायी कठोरता होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण से। लेकिन इस अस्थायी कठोरता को दूर करने की अगर बात हो तो इसको दूर करेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। क्या मिलाकर? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ऐसे बोलिए कि जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर कर सकते हैं। बोलिए। तो याद रखेंगे आप लोग कि पानी के अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का यूज करके हम लोग इसके अस्थायी कठोरता को दूर करेंगे। और आप लोग को बताए थे कि जब भी कहीं कार्बोनेट लगा हो तो आंसर में क्या ढूंढिएगा? CO3। कार्बोनेट लगा हो तो क्या ढूंढिएगा? CO3 ढूंढिएगा और उसका आंसर भी वही होगा। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को, किसको भाई? न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैडमियम है। नाभिकीय, जरा प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने का काम करता है। किसको कौन शोषित करता है, जल्दी बताइए। किसको कौन शोषित करता है? न्यूट्रॉन को शोषित करता है कैडमियम। और न्यूट्रॉन को शोषित कौन करता है? कैडमियम करता है। कौन करता है? कौन करता है? तो बताएंगे आप लोग कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषण करने का काम कौन करता है? कैडमियम करता है। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कमेंट्स करके कैडमियम की क्षय से कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है जल का विद्युत अपघटन। ये हम लोग कल पढ़े थे, ये एक प्रश्न पढ़े थे हम लोग, लेकिन कल पढ़े थे विद्युत अपघटन पढ़े थे। यहाँ पर है कि जल का विद्युत अपघटन लाल तप्त लोहे पर, है ना, भाप गुजारने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रतिक्रिया में कौन सी प्रतिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो ये सभी, इसका मतलब है कि ये प्रश्न कहीं से उठा करके यहाँ पर डाल दिया है, ये आंसर गलत है। ये बाय ऑप्शन सॉल्व होने वाला प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न को हम लोग छोड़ के चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका रूबी। बताइए, रूबी किसका नाम है? गांव घर में आपको किसी लड़की का भी नाम रूबी होता है नहीं, लेकिन यहाँ रूबी एक पत्थर का नाम होता है, जो खास करके देखिएगा कि बहुत सारे लोग ज्योतिष से दिखा करके हाथ में पहनते रहते हैं, तो वो पत्थर होता है। रूबी। नीलम किसका नाम है? पत्थर का। पन्ना पत्थर का। हीरा सब एक तरह का पत्थर ही होता है। ठीक है, तो कहता है कि यह कौन सा तत्व है? कहता है कि इनमें से कौन है जो तत्व है? तो देखिए, रूबी,
नीलम, पन्ना और हीरा में कौन सा तत्व है? तो हीरा जो है यह एक तत्व है, बस इतना याद रखेंगे। और रूबी, नीलम, पन्ना एक पत्थर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हीरा जो है एक तत्व है और बाकी सब जो है आपको पत्थर है। तो बताएंगे आप लोग कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, जो कि कार्बन जब पदार्थ कहेगा तो हीरा होगा, याद रखिएगा। जब धातु कहे सबसे कठोर धातु तो याद रखिएगा प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम होता है। नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए, आप होटल में खाने के लिए जाते हैं तो आपको क्या चीज में खाने के लिए देता है? प्लेट में देता है। तो इसलिए सबसे सोच लीजिए कि होटल में काम करना सबसे कठोर काम है। इसलिए सोच लीजिए कि दुनिया का सबसे कठोर धातु कहे तो प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ कहे तो हीरा, याद रखिएगा। और हीरा क्या है? तत्व है। हीरा एक तत्व है और हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिप्सम के बारे में पहले भी चर्चा किए थे कि जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? ठीक है, सीमेंट तैयार किया जाता है ना। नहीं आते तो ऐसे समझिए कि आप सीमेंट खरीद करके जीप में ले जाएंगे ना, इसलिए जिप्सम से क्या बनाया जाएगा? सीमेंट। अच्छा, चीनी से शरबत बनाया जाएगा कि शरबत से चीनी बनाया जाएगा? चीनी से शरबत बनाया जाएगा। वही बात है, जिप्सम से सीमेंट बनता है, यानी कि यह सीमेंट का एक संघटक है। सीमेंट के एक संघटक का नाम जिप्सम। सोडा लाइम, चूना पत्थर, सिलिका, ये सब आपको सीमेंट का क्या है? संघटक है। अगला प्रश्न है एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? देखिए ध्यान दीजिए प्रश्न पर, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? रंगहीन होता है, मतलब कि उसमें कोई रंग नहीं होता। इस प्रश्न को आप लोग रटेंगे 2-4 बार फटाफट से, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एक संतृप्त विलयन का मतलब बताएंगे आप? घोल होता है, बता दिए थे। तो विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? रंगहीन का मतलब बिल्कुल, जिसमें कोई रंग नहीं हो। अब आइए अमोनिया गैस बोलने से एक चीज़ याद आ गया, जरा बताइए आप लोग कि आप लोग जो मूत्र विसर्जन करते हैं, मूत्र विसर्जन का मतलब पेशाब जो करते हैं, पेशाब करने के बाद उसमें से कुछ देर के बाद बदबू आती है, मतलब गंध आती है, वो किसके कारण से आती है? वो आप जो पेशाब करते हैं तो वो रहता है यूरिक एसिड रहता है, यानी कि यूरिक अम्ल रहता है। और वो यूरिक एसिड किस में बदल जाता है? अमोनिया में। और अमोनिया का संकेत होता है NH3 होता है। वही अमोनिया के कारण से आपको पेशाब क्या करता है? बदबू करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? प्रयुक्त मतलब प्रयोग। तो बताइए अमोनिया गैस तैयार करने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? नाइट्रोजन का और तो ये इसको जरा बोलेंगे आप लोग कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। बोलिए। अगर नहीं आता तो ऐसे समझिए कि अमोनिया मतलब समझ लीजिए मोनिया कोई लड़की है। अमोनिया से हम लोग मिलने के लिए कब जाएंगे? नाइट में मिलेंगे। जब नाइट में मिलेंगे तो किसी से डर भी होगा ना कि कोई कहीं देख नहीं ले, इसलिए याद कर लीजिए अमोनिया गैस बनाने के लिए किस गैस की? नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो बता दीजिए कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया है? हाइड्रोजन का खोज आपको कैवेंडिश ने किया है। किसने किया है? कैवेंडिश ने किया है। तो अब बताइए कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया है? ऑक्सीजन का हम लोग बैक की क्लास में पढ़े थे, बताए थे कि ऑक्सीजन आपको कब लगेगा? जब आपको कोई पिस्तौल से मार देगा तब। इसलिए इसका 2 आंसर है, ये 2 आदमी का नाम होता है सीले और प्रिस्टले। हालांकि इस किताब में सीले नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं हम सीले और प्रिस्टले है। तो याद रखिए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? और हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कैवेंडिश। किसने किया था? अब बताइए अमोनिया से मिलेंगे तो क्या क्या परिस्थिति आएगी बताइए? अमोनिया गैस बनाने के लिए किस गैस का? बहुत अच्छा। अब बताएंगे कि नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? अगला प्रश्न है मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन का संकेत O2। मानव के शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है जल का बर्फ में बदलना। जरा ध्यान दीजिएगा, जल अगर बर्फ में बदल गया कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन न हुआ, उसको फिर वापस कर सकते हैं ना। एल्कोहल का वाष्पीकरण, लोहे पर जंग लगना, है ना, खाना पकाना, कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि लोहे में जंग लगना
कौन सा परिवर्तन है, मुख्य रूप से ये प्रश्न ये पूछ रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखिएगा, जल जो बर्फ में बदलता है, कौन सा परिवर्तन? एल्कोहल का वाष्पीकरण, मतलब शराब का वाष्प में बदल जाना। तो जब जो चीज वाष्प में बदलता है, वाष्प से फिर वापस भी कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल ये भौतिक परिवर्तन होगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? लोहे पर जंग लगना, जब लोहे में जंग लग जाएगा फिर दोबारा वैसा नहीं बन सकता। दोबारा ऐसा बन सकता है? जब दोबारा नहीं होता, ये आपको केमिकल चेंजिंग हो गया ना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। और खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये भी आपको भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। चलिए, जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। एल्कोहल का वाष्पीकरण किस? भौतिक परिवर्तन। एल्कोहल का हिंदी? शराब। शराब अधिक पीने से व्यक्ति मर जाते हैं, क्यों? सिरोसिस के कारण से। बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा सिर भी याद रहेगा तो सिरोसिस हो ही जाएगा। तो बताएंगे आप लोग कि जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन? अल्कोहल का वाष्पीकरण, खाना पकाना। अब बताइए कि लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। किस परिवर्तन में दोबारा से वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते? रासायनिक परिवर्तन में नहीं कर सकता, भौतिक में कर सकता। नहीं, रासायनिक में नहीं। और किस परिवर्तन में दोबारा से आप भौतिक परिवर्तन में कर सकता। प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए, कांच का मतलब क्या होता है बताइए? शीशा। और कांच को हम लोग शीशा भी कहते हैं। और आपसे पूछ दे कि कांच क्या है, तो कहिएगा कि यह एक अतिशीतित द्रव्य है। पढ़े थे हम लोग, द्रव्य मत बोलिए, द्रव। कांच क्या है? एक अतिशीतित द्रव है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे बताइए? कांच पर अगर आपको लिखना हो तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज कीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, हाइड्रोफ्लोरिक है। हाइड्रोफ्लोरिक है। बताइए कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। और आप याद कीजिए, जब सेट में पहला प्रश्न जो पढ़े थे आप लोग, पहला प्रश्न में ये प्रश्न आया हुआ था, H2F करके होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा पहला सेट में। ठीक है, तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कांच जो है ना, देखते हैं कांच मतलब शीशा, शीशा पर कैसे लिखेंगे बताइए? बहुत ही कठिन होगा। तो इसलिए याद रखिए कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। कहाँ पर प्रयोग करेंगे? शीशा पर लिखने के लिए ना। अगला प्रश्न है, किस गैस से सरे अंडे की जैसे, अंडे लिख दिया है जो अंडे होगा, सरे अंडे की जैसे गंध आती है? किस गैस से सरे अंडे की जैसे गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। तो आप लोग बताएंगे, इसका आंसर है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा गैस है जो आपको सरे अंडे की जैसे बदबू करती है? H2S। अब देखिए, सड़ा हुआ अंडा है, सड़ा हुआ अंडा से आपको अगर सब्जी बनाने के लिए दे, मतलब कन्फ्यूजन में आप रहिएगा कि पता नहीं अंडा को फोड़ेंगे ये सड़ा होगा कि क्या होगा, तो आपको थोड़ा बनाने में डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? कि कहीं बना देंगे खराब भी नहीं हो जाए, नहीं इतना मसाला भी खराब हो जाएगा, गेस्ट लोग जो आए हैं वो खाएंगे भी नहीं। तो इसलिए याद रखिए कि सरे अंडे की जैसे जो गंध आती है वो डर लगेगा, तो डर से हाइड्रोजन सल्फाइड। तो याद रखिएगा कि कौन सा गैस है जिससे आपको सरे अंडे की जैसे बदबू आती है? तो H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ प्रश्न है आपको, आतिशबाजी सभी लोग किए हैं लेकिन जानते कोई नहीं होंगे। बिल्कुल, आतिशबाजी का मतलब होता है पटाखा जो आप फोड़ते हैं उसको आतिशबाजी करना कहते हैं। नहीं, आतिशबाजी में जो हरा रंग निकलता है, आप पटाखा को फोड़ते हैं और हरा रंग जो निकलता है उसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, वेरियम ऑक्साइड के कारण से ये आपको हरा कलर निकलता है। और इस पीटी का सेम क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे कि लाल रंग जो निकलता है वो किसके कारण से निकलता है, तो याद रखिएगा लाल रंग जो निकलता है वो स्ट्रोंशियम के कारण से निकलता है। वहीं हरे रंग की बात करें तो देखिए, बोलिए हरे या हरी। तो इस तरह से हरे से याद कर लीजिए हरा बड़ा, याद आ रहा है, मिल रहा है कि नहीं? हरा बड़ा यानी कि हरा कहेगा तो बेरियम ऑक्साइड, और लाल कहेगा तो स्ट्रोंशियम के कारण से। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? बेरियम ऑक्साइड के कारण से। या अगर नहीं याद है तो इसे समझिए कि कोई बच्चा पटाखा फोड़ने के लिए गया था और वो हरा गया, तो मिला कब? बेरिया में, इसलिए याद कर लीजिए बेरियम ऑक्साइड। नहीं समझ में आया? अब ये आतिशबाजी करने के लिए गया, कहीं किसी के साथ चला गया, हरा गया तो मिला कब? बेरिया में, इसलिए बेरियम ऑक्साइड। तो आतिशबाजी के दौरान
हरा कलर जो निकलता है वो किसके कारण से? बेरियम ऑक्साइड के कारण से। बेरियम ऑक्साइड के कारण से। अगला प्रश्न है दूध में, बताइए दूध बोलने से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बताइए इमल्सन दूध से जो भी याद आ रहा है बता दीजिए आप लोग। इमल्सन पाइसन और बताइए दूध से दही बदलना। रासायनिक परिवर्तन अच्छा बताइए कि दूध की शुद्धता को कैसे मापेंगे? लैक्टोज चलिए दूध में आपका अगला प्रश्न है कि दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण से, बिल्कुल सही बात है। कितने लोगों को देखिएगा दूध में चीनी खाता ही नहीं है, उसको वैसे ही मीठा लगता रहता है नहीं। तो दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण से उसका स्वाद मीठा आता है, जबकि उस दूध से तैयार किए गए दही का स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो इस परिवर्तन में कहता है कि किसका परिवर्तन निहित है? तो लैक्टोज जो है, लैक्टोज उसमें पाया जाता है किसमें? दूध में। और वह दूध जो है वो लैक्टोज बदल जाता है किसमें? लैक्टिक अम्ल में। और उसके कारण से ही आपको दूध में एक विशेष प्रकार की चीनी पाया जाता है, उस समय तो मीठा लगता है, वही दही बनता है तो खट्टा हो जाता है। तो किसके कारण से? तो लैक्टोज अब किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। लैक्टोज किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और जिसके कारण से दूध तो अपने आप अपने समय में मीठा लगता है, लेकिन वो दूध जब दही बन जाता है तो खट्टा लगने लगता है। बताइए कि दूध खट्टा हो जाने का कारण क्या है? लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में बदल जाना। अगर कारण पूछे तो इसका आंसर ये भी दे सकते हैं सीधे कि लैक्टिक अम्ल के कारण से, ठीक है। लेकिन यहाँ तोड़ के बता रहा है तो आप भी तोड़ के बोलिए और अच्छी बात है। प्रश्न क्या पता इस तरह से रह जाए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है कि जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ गुजरता है? चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और उसका वेग क्या होता है? देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र में गुजरेगा तो उसकी ऊर्जा और उसका वेग दोनों क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा? बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वेग और ऊर्जा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो उसका वेग का अंग्रेजी होता है आपको क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और वेग एक कौन सी राशि है? सदिश राशि। वेग जितना लगा वो सब सदिश राशि है। और ऊर्जा ये दोनों बढ़ जाती है। तो बताइए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और एक और बताइए आप कि जिसका मात्रक जूल होता है? कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।